हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th मैथ सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है भाई। ठीक है, 2024 का सेट 1 है, तो इसको हम आज की क्लास में करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड मैथ का है ये, एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है आपसे, इफ x इक्वल टू 5, अगर x की वैल्यू 5 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। x की वैल्यू 5 जो है इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, जब भी ये वर्ड बोल दे ना सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 रखने पर इसके LHS और RHS दोनों बराबर आते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 5 इसमें पुट कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पता करनी है आपको। तो k की वैल्यू k की क्या वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पर। तो k की जो वैल्यू होगी, आपको करना क्या है कि जो इक्वेशन है ना 2x² प्लस का k माइनस 1x प्लस का 10 इक्वल टू 0, इसमें आप इस x की वैल्यू 5 को पुट कर दो। तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स, और x की जगह 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 10 उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। ये हो जाएगा k माइनस 1 इंटू में 5, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 10, 50 भी उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा k माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू में माइनस 10 और माइनस का 50, और 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो k माइनस 1 इक्वल टू में माइनस का 60 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। ठीक है, और 1 उधर चला जाएगा, तो प्लस माइनस का 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 11। तो यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 11। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस एज m इक्वल टू p की पावर 5 q की पावर 2। तो m की वैल्यू क्या है, p की पावर 5। तो देखो p की पावर 5 को ना इस फॉर्म में कैंसिल कर दो, मतलब ओपन कर दो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, p की पावर 5 का मतलब p इंटू p इंटू p इंटू p और इंटू p, यानी कि 5 बार p लिख दिया आपने। और q का 2 है, तो इसका मतलब q की पावर 2 है, तो q इंटू q। और n क्या है आपके पास, p की पावर 3, तो p को 3 बार लिख दो, और q की पावर 4 का मतलब है q को 4 बार लिख दो। ठीक है, इस तरीके से कर देना है। और फिर बोल रहा है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है। ये प्राइम नंबर है, तो एलसीएम फाइंड करना है आपको। एलसीएम क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जो कॉमन है वो देखो। कॉमन क्या है, ये p है, ये p है, ये p है, और ये वाला q कॉमन है, ये q कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है वो तो HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो गया, इसमें p कितनी बार p है, 3 बार, तो p का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, और q कितनी बार है, 2 बार, ये हो गया q का स्क्वायर। ये तो HCF हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में HCF आ जाए तो HCF ऐसे निकाल देना। LCM के लिए क्या करते हैं, जो HCF होता है उसको लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बाकी टर्म्स बच गई हैं। तो देखो कितने बच गए हैं, p कितने बचे हैं, 2, तो p का स्क्वायर लिख दिया, और q कितने बचे हैं, वो भी 2 बचे हैं, तो q का स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो गया p की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 हो गया, और मल्टीप्लाई में q की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, p की पावर 5 q की पावर 4, p की पावर 5 q की पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 3b। दो इक्वेशन दे रखी है आपको, एक तो x इक्वल टू 2a दे रखा है। तो देखो x इक्वल टू 2a का मतलब पता है क्या होता है, कि x की जो वैल्यू है, जो ये जो लाइन है ना, वो x की वैल्यू पर कहीं ना कहीं आ रही है। जैसे कि हम अगर कभी बोलते हैं
कि x इक्वल टू 2 है एक लाइन, तो इसे कैसे बनाते हो, x की वैल्यू 2 का मतलब है ये लाइन ऐसे बनेगी कि x की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बन रहा है, तो ऐसे ही x की वैल्यू जो 2a है वो भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। और y की वैल्यू 3b कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी, y की वैल्यू 3b इस तरीके से बनेगी कि y पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था इसे स्ट्रेट लाइन में, तो वो लाइन कैसी आ रही है आपकी, कोइंसिडेंस आ रही है, पैरेलल आ रही है, इंटरसेक्ट आ रही है, या इंटरसेक्टिंग एट 3b और 2a आ रही है। अच्छा, दो इंटरसेक्टिंग दे रखी है, आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a और y की वैल्यू क्या है 3b, और लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग, क्योंकि आपस में क्या हो रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग एट 2a और 3b, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 3b, जो लाइन है वो x की वैल्यू 2a पर यानी कि x पर जाएगी लाइन, और y की वैल्यू 3b y पर लाइन जाएगी, दोनों आपस में कहाँ टकरा रही हैं, 2a और 3b पर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ k प्लस 7 2k माइनस 2 और 2k प्लस 6 आर दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार टर्म है, लगातार, ठीक है ना, ऑफ एन AP की लगातार टर्म है, तो देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, AP क्या होती है, AP में अगर A1 A2 A3 दे दिया जाए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल बराबर होता है। ऐसे ही आपको 3 टर्म्स दे दिए, आपको एज्यूम कर लो कि ये A1 A2 और A3 है आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। तो A2 क्या है, देखो A2 है 2k माइनस 2, फिर बीच में है माइनस, और इधर k प्लस 7 है, तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, बस समझ आ रही है। और इक्वल टू में A3 क्या है आपके पास, A3 है 2k प्लस 6 माइनस, और ये क्या है 2k माइनस 2 है, और बाहर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 2 हो जाएगा, बस समझ आ रही है। बाहर माइनस है तो इसलिए अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है आपका, 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और कुछ नहीं कैंसिल होगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का k इक्वल टू 6 और 2 8 और माइनस का 2k। कांस्टेंट हमको एक साथ ले आएंगे, -9 और ये 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू में -2k, और ये उधर जाएगा तो प्लस का k। तो ये कितना हो गया माइनस का 17 और ये हो गया माइनस का k। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 17, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट, दो टेंजेंट दे रखी है, जैसे कि आपको दे रखी है PA और PB। अब हम जानते हैं कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। कभी भी किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट जाती हैं तो वो क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। अगर बराबर होती हैं तो बोल रहा है कि सेंटर जो दे रखा है वो O दे रखा है और रेडियस दे रखी है 5, तो इसमें रेडियस बना देते हैं 5 है ये। और एंगल APB मतलब ये 60 दे रखा है। देन द एंगल ऑफ PA, सॉरी लेंथ ऑफ PA की लेंथ बतानी, तो PA मतलब इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप इसमें क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस लाइन को ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये लाइन इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दी होगी। और वैसे भी ये दोनों लाइन ना आपस में, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप एज्यूम कर लेना कि ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। और ये 5 है, ये 30 है, और आपको ये निकालना है। तो देखो यहाँ तो 90 डिग्री होता है, जानते हैं जो रेडियस होती है और टेंजेंट होती है जहाँ टकराते हैं वहाँ 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये बचा बेस हो जाएगा। तो इसमें क्या लग जाएगा, देखो परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस हमें निकालना है, और एंगल दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना 5, और बेस हमें निकालना है, यानी कि PA की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, और tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो 5 में पी ए, तो tan 30 कितना हो जाता है आपका, tan 30 हो जाता है आपका 1/√3, तो पी ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5√3। सिंपल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5√3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर द पॉइंट ऑन द साइड ओ पी और ओ एस। तो ओ पी पर एम है और ओ एस पर एन है, और रिस्पेक्टिवली ओ पी एस सच दैट एम एन इज पैरेलल टू पी एस। एम एन जो है पैरेलल है पी एस के। ठीक है, तो अगर पैरेलल है तो इसमें क्या लग सकता है, बीपीटी थ्योरम लग सकता है, बिल्कुल, क्योंकि बीपीटी थ्योरम कब लगता है, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है लेंथ ऑफ ओपी बतानी है, तो ओपी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बतानी है पूरी। ठीक है, तो ओपी की लेंथ बतानी है, तो ओपी की जो लेंथ होगी इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ को जोड़ कर आएगी। ये वाली लेंथ तो है हमारे पास 8.5 और ये वाली लेंथ हमारे पास नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, दोनों का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ओ एम अपॉन में एम पी इक्वल टू ओ एन अपॉन में एन एस, ये आपस में बराबर होगा। ओ एम कितना है निकालना है आपको, x मान लिया है हमने। ठीक है, और एम पी कितना है 8.5, ओ एन कितना है हमारे पास 4.8, और एन एस कितना है हमारे पास 6। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 0.8 टाइम्स। ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 85/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×5 = 40 और 8×2 = 64, 64 और 4 68। ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू आई है 6.8, बट हमें किसकी वैल्यू निकाली है, ओ पी की वैल्यू निकाली है। तो ओ पी जो है उसके अंदर ओ एम प्लस एम पी है, तो ओ एम तो हमारे पास आ गई 6.8 और एम पी कितना निकल रखा है पहले से ही 8.5। दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 16 14, और 14 ये हो जाएगा 15.3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ आ गई आपके पास कितनी, 15.3, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 15.3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऑल क्वीन जैक्स एंड एस आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब देखो हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से सारी क्वींस हमने हटा दी। क्वींस कितनी होती हैं, 4 होती हैं, तो 4 क्वींस हमने माइनस कर दी। ठीक है, और एस जैक भी कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। जो ये फेस कार्ड है ये 4 ही होते हैं सब में। ठीक है ना, तो 4 हो गए जैक, और एस भी हमारा कितने होते हैं, 4 होते हैं। हर कार्ड वैसे 4 ही होता है। ठीक है, और टोटल कार्ड कितने बचे, देखो 52 में से 12 गए तो 40 कार्ड बचे। ठीक है, तो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 40, तो 40 कार्ड्स हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल एंड वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड टू बी अ किंग। किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो किंग का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल यानी कि किंग कितने होते हैं, किंग हमारे पास 4 होते हैं, फेस कार्ड हमारे पास 4 ही होते हैं, और सारे कार्ड हमारे पास 4 ही होते हैं। ठीक है ना, किंग है हमारे पास 4, तो फेवरेबल तो आने की पॉसिबिलिटी है 4, और टोटल कितने अब हमारे पास 40, तो ये हो जाएगा 40, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10, तो इसका आंसर आ गया 1/10 ए। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ध्यान रखना है कि जो टोटल रखना है आपके पास वो रिमेनिंग कार्ड्स को रखना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू एक डायमीटर है और सेंटर ओ है, तो बना लेते हैं। पी क्यू एक डायमीटर है, पी क्यू, और ओ एक सेंटर है। ठीक है, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 2 - 4।
इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर दिस, और P के भी दे रखे हैं -4 और 5, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के कोऑर्डिनेट्स से निकालने हैं तो क्या होंगे, XY हो जाएंगे, सिंपल। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है कि O जो है सेंटर है, और सेंटर हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो इसमें PQ का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में 2 माइनस का 4, ठीक है। x1 क्या है -4 और x2 क्या है x अपॉन में 2 इक्वल टू में सॉरी प्लस कॉमा y1 क्या है आपके पास 5 और y2 क्या है आपके पास y अपॉन में 2 इक्वल टू में 2 -4, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, ये वाली वैल्यू 2 के बराबर होगी और ये वाली वैल्यू -4 के बराबर होगी। तो -4 प्लस x अपॉन में 2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। 2 उधर जाएगा तो -4 प्लस x इक्वल टू में 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 8, ठीक है। इसी प्रकार से y 5 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू में माइनस का 4, ये उधर जाएगा तो 5 प्लस y इक्वल टू में माइनस का 8 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 13। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -13। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 8, -13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। ध्यान क्या रखना है कि अगर ऐसे डायमीटर दे रखा हो तो जो सेंटर होगा वो आपका मिड पॉइंट लगेगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो आप इसे वैसे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो क्या होगा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सॉरी माइनस होता है यहाँ। तो sec स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और 1/1 sec क्या होता है cos, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। बस समझे, नोट कर सकते हो आप इसे जल्दी से। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ कैप इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप। एक कैप है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। एक कैप है, कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ऐसा कैप है कोई, है ना, और उसके ऊपर एक कोन है, ये आ गया। अब बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एच जो दोनों की अलग है एच, ठीक है ना, तो दोनों की एच को मैं अलग लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इसको कैपिटल एच और इसको स्मॉल एच। अब पाई आर स्क्वायर तो सेम ही होगा क्योंकि रेडियस तो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हो गया एच इक्वल टू में 1/3 इंटू में एच। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। ध्यान रखना, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पहले आएगा और हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट बाद में आएगा। तो ये h नीचे आ जाएगी, h अपॉन में h इक्वल टू में 1/3। तो इसका रेशियो आ गया आपके पास क्या 1:3। अब देखो ऑप्शन में ना 3:1 भी है, तो 3:1 इसलिए है क्योंकि अगर आपने कॉनिकल वाले को इधर ले लिया और सिलेंडर वाले को उधर ले लिया तो 3:1 आ जाएगा। बट आपको करना क्या है, जैसा क्वेश्चन में कहा है, सिलेंड्रिकल को पहले
और कॉनिकल को बाद में लेना है। तो सिलेंड्रिकल को पहले लिया और कॉनिकल को बाद में लिया, तो रेशियो क्या आएगा, 1:3 आएगा। बात समझ रही है? तो क्वेश्चन इस तरीके से ही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड बोला है, ठीक है ना। एंड बोला है तो इस एपी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए देखो पहले आप समझो कि ये चल कैसे रही है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो a2 माइनस a1 होता है हमारे पास -5 माइनस, और ये क्या है माइनस का 8, तो -5 प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 3 हो गया। अब देखो जो सीधी एपी होती है ना, उसमें जो डिफरेंस होता है रिवर्स एपी में उसका डिफरेंस उल्टा हो जाता है। तो डिफरेंस इन रिवर्सिंग एपी क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो एपी क्या हो जाएगी आपके पास, पहला तो 49 हो जाएगा और फिर लास्ट टर्म हो जाएगा माइनस का 8, इतना ध्यान रखना। अब 7th टर्म निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, a + 6d। a कितना है 49 और d कितना हो जाएगा उल्टा -3, तो 49 में से माइनस का 18 गया तो ये आ जाएगा प्लस का 31, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, 31 है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बस इतना ध्यान रखना है कि जो सीधी एपी होती है उसका जो डिफरेंस होता है रिवर्स करने पर उसका डिफरेंस क्या होता है, माइनस हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ABCD इंटरसेक्टिंग एट O। जो डायगोनल है किसकी, रोम्बस की। एक रोम्बस है आपके पास, मान के चलिए एक रोम्बस है, रोम्बस दे रखा है ये रहा, उसके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि A है, B है, C है और D है। एज द सेंटर O इज द सेंटर, एन आर्क of radius 6 cm is drawn intersecting OA and OD at E and F। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि टेकिंग O एज अ सेंटर, O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करो जिसकी रेडियस कितनी हो 6 सेंटीमीटर, और वो इंटरसेक्ट कर रहा हो किसको, OA को, मतलब इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, और OD को, इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो। मतलब इसको सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क बना दिया, ये आर्क हो गया हमारा, है ना। तो वो OA को E पर और OD को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसकी जो रेडियस है, इस आर्क की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर की है, मतलब एक सेक्टर बन गया ना ये। और हमें पता है कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वह 90 डिग्री बनाती हैं। रोम्बस की जो डायगोनल होती हैं वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वह 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है ना। तो यह 90 डिग्री का हो गया, तो एक तरह से ये क्वाड्रेंट ही तो हो गया, ठीक है, चौथा हिस्सा हो गया एक सर्कल का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OEF। इसका आपको एरिया निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। थीटा है आपके पास 90 डिग्री का और 360, और पाई की वैल्यू, इसमें पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो सारी टर्म्स पाई में आ रही हैं, ठीक है ना। तो पाई को पाई रहने दो, और आर कितना है 6 × 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 3 बार में, और 2 से ये 3 बार में। तो कितना आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो, है ना। तो बस डायग्राम को ध्यान रखना है कि डायग्राम कैसे बनाना है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में आपको टफ लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसकी, एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम की, एट अ रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम इज़ 0.055। मतलब आपके पास ना बहुत सारी आइसक्रीम है और उन आइसक्रीम में कुछ चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम भी हैं, ठीक है ना। तो जो चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, वो दे रखी है
0.55 दे रखी है, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसकी, चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम की। अच्छा ठीक है, तो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला यही होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब देखो प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.055 और फेवरेबल आउटकम्स क्या है चॉकलेट के नहीं पता, बट टोटल क्या है 600 है, बोल रहा है ना, टोटल कितने हैं 600 हैं, पूरा लॉट कितने का है 600 यूनिट्स का है, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम इन द लॉट इज, तो कितनी होंगी चॉकलेट फ्लेवर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 55 अपॉन में 1000 हो जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 600 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि चॉकलेट आइसक्रीम कितनी होंगी वो पता चल जाएगी हमें। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 2 से ये 3 बार में, और 2 से ये 5 बार में, 5 से ये कैंसिल हो गया 11 बार में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास, 33 आइसक्रीम, ठीक है। तो इसमें कितना आंसर आ गया 33, तो ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ रही है। तो जब भी कभी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू में फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब फेवरेबल का मतलब क्या है यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम से, और टोटल का मतलब टोटल है ना, टोटल का मतलब 600 से है, और जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसको अगर आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वो टर्म्स निकल आएगी कि हमारे पास चॉकलेट आइसक्रीम कितनी थी, ठीक है। तो हमने भी क्या करा कि फेवरेबल को निकालने के लिए टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 दे रखा है, वेयर थीटा इक्वल टू 45 एंड देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देखो अल्फा भी आपका 45 ही होगा, क्योंकि देखो ये tan 45 क्या होता है 1 होता है, और cot 45 भी क्या होगा 1 होगा, तभी तो ऐड करने के बाद 2 आएगा। बात समझ रही। तो वैसे अगर इसे निकालना हो तो कैसे करेंगे, tan स्क्वायर थीटा की जगह 45 है, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा निकालना है इक्वल टू में 2 है, तो 45 तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और इधर से रूट स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, और रूट 1 क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट की वैल्यू, कॉट है ना यहाँ पर, तो कॉट की वैल्यू देखनी है कि 1 कब होती है, तो कॉट की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे ही होती है, कॉट से कॉट हट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 45, ठीक है। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे समझ के भी, ठीक है। तो इस तरीके से भी वैल्यू आ गई आपकी 45, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है किस पर, एक्स एक्सिस पर है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी x0, क्योंकि x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y क्या होगा 0 होगा, ठीक है। विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 - 3 और 4 2। तो कोई पॉइंट है 5 - 3 यहाँ पर मान के चलते हैं, 5 - 3 कोई पॉइंट है, और एक पॉइंट है 4 2 यहाँ पर, दोनों जो है इस एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। ये P है जिसे हम x0 मान रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, एज्यूम कर लेते हैं। तो PA का जो डिस्टेंस होगा वो PB के डिस्टेंस से बराबर आ रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ PA इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB। अब देखो फॉर्मूला तो यही होता है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला इधर भी लग जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब PA को देखो, PA तो x2 क्या हो जाएगा x, और x1 क्या हो जाएगा 4, तो ये रूट से तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 0 और ये 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पर भी x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 5 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 3 पहले से ही है, तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 8x प्लस का माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ऐसे ही यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2a भी करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 9। ठीक, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 16 और 4 20 माइनस का 8x, 25 और 9 34 माइनस का 10x, 8x उधर चला जाएगा 34 इधर आ जाएगा तो 20 माइनस का 34 इक्वल टू माइनस 10x और प्लस का 8x। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 14 इक्वल टू में माइनस का 2x। तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये कैंसिल 7 बार में, तो x की वैल्यू आएगी 7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखो पॉइंट था x0 तो ये हो गया 7-0। बस समझ रही है, तो इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर B 7-0। बस समझ रही, इस क्वेश्चन को नोट करें फटाफट से। चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा आपसे, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखा है सर्कल की। आर्क का लेंथ मतलब जैसे कि एक सर्कल है उसमें हमने एक सेक्टर बनाया तो लेंथ ऑफ आर्क ये होती है हमारी, है ना, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है ये। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री का। एंगल कितने का दे रखा है 60 डिग्री का। और देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालनी है आपको, तो इस रेडियस को फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो रेडियस को फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, इसमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाओगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 और 2 पाई आर। तो थीटा कितना है आपके पास 60 और ये 360। पाई की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि कहीं पर भी पाई की वैल्यू नहीं आ रही, तो 22/7 और साथ में 2 भी है सॉरी। और रेडियस आपको निकालनी है, ठीक है ना, तो रेडियस की वैल्यू निकालनी है। और लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 22। तो इस पूरे की जो वैल्यू है किसके बराबर रख सकते हैं आप 22 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अब 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 6 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो ये हो गया 7 21, 21 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है हमारे पास। तो यहाँ बचा है रेडियस इक्वल टू में 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क क्या है θ/360 2 पाई आर होता है और ये वैल्यू दे रखी है कितनी 22। तो फॉर्मूले को सॉल्व करा तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पोल है आपके पास और उसकी शेडो बन रही है नीचे की तरफ। ठीक है, जो पोल है उसकी जो शेडो बन रही है वो √3 टाइम्स है, मतलब √3 टाइम्स यानी कि गुना है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना 2 गुना 3 गुना, ऐसे ही √3 टाइम्स है। ठीक है ना, किसके हाइट ऑफ द पोल की। तो पोल की हाइट क्या है हमारे पास नहीं पता, तो x मानते हैं। तो शेडो की हाइट, ये जैसे पोल है हमारे पास, ठीक है, और ये शेडो है, तो शेडो की हाइट क्या हो जाएगी √3x। ठीक है, अब ये हमने ट्राइंगल बना दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो देखो वैसे सन तो यहाँ से बन रहा होगा बट एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से लग जाएगा, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू बतानी है। थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगी, और परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो tan थीटा का होता है। परपेंडिकुलर है हमारे पास x और बेस है √3x, ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई x कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 के बराबर आ गई। और 1/√3 अगर होता है तो tan कब होता है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है tan 30 पर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई
30 डिग्री। मतलब जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। आपका आंसर आएगा इसमें 30 डिग्री का। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना कि एंगल के सामने वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली जो होती है वो बेस होता है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से दे दिया जाता ना तो इसके सामने वाली जो होगी ये वाली परपेंडिकुलर हो जाती बात में। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है कहीं से भी, तो आपको ध्यान रखना है। नोट कर लो इसे भी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 2 डाइस आर थ्रो एट द सेम टाइम। 2 डाइस को आप फेंक रहे हो एक सेम टाइम पर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन दैम इज नोटेड। और जो उनके नंबर्स आए हैं, जैसे कि अगर हम एक डाई को ऊपर फेंकते हैं तो पहले तो उसके जो आउटकम्स आते हैं वो 36 आते हैं। कितने आते हैं, 36। जैसे कि 1 1 1 2 ऐसे करते करते 1 6 तक, 2 1 2 2 2 6 तक, ऐसे 3 1 3 6 तक, 4 1 4 6 तक, और 5 1 5 6 तक, और 6 1 6 6 तक। तो टोटल आपके पास आउटकम्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज लाई बिटवीन 8 एंड 13। आपको प्रोबेबिलिटी निकाली उन टर्म्स की कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 और 13 के बीच में आए। तो देखो पहले तो ये पता करो कि फेवरेबल कितने हैं, मतलब ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कर 8 और 13 के बीच में आता है। अब देखो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 2। तो ऐसे इसमें बताओ फर्स्ट वाली डिजिट मतलब फर्स्ट वाली लाइन में कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई कर 8 आए, या 8 से क्या आए, ओ सॉरी 13 आए, या तो 13 से कम आए और 8 से ज़्यादा आए, है ना, नहीं दोनों के बीच में आए। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 6 लास्ट होता है इसका सबसे बड़ा, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके 6 आता है, ठीक है। ऐसे 2 2 वाली लाइन में देखो, 2 वाली लाइन में, तो 2 वाली लाइन में क्या हो सकता है, 2 4 पे तो 8 हो जाएगा, बट 8 को नहीं लेना हमने, तो 2 5 को ले लेना है, ठीक है ना। 2 5 मल्टीप्लाई कर 10 आएगा, ठीक है, और 2 6 मल्टीप्लाई कर कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 12, ठीक है। ऐसे ही फिर तीसरी वाली लाइन में देखो, तीसरी वाली लाइन में 3 2 को मल्टीप्लाई करके तो 6 आएगा, और 3 3 को मल्टीप्लाई कर 9 आ जाएगा, और 3 4 को मल्टीप्लाई कर 12 आ जाएगा, बट 3 5 नहीं लेंगे क्योंकि वो 15 आ जाएगा, हमें 13 तक चाहिए बस, ठीक है। ऐसे 4 वाली लाइन में देखो 4 × 3 12 होता है, और 4 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, नहीं लेंगे। ऐसे ही 5 वाली लाइन में देखो 5 × 2 बस समझ रहे, 5 × 2 10 होता है, और उससे नीचे कम हो जाएगा, और उससे ज़्यादा जैसे 5 और 3 ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो कितने आउटकम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं आपके पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें से कुछ छूट रहा है हमारा, स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास 6 का, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो पहला हो जाएगा हमारे पास 2 5 2 6 2 4 नहीं होता, 3 3 3 4 और लास्ट वाली टर्म में क्या हो जाएगा, देखो लास्ट वाली टर्म में 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 6 और 2, ठीक है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 7/36, क्योंकि इसका जो टोटल है वो 36 है, और जो फेवरेबल है वो 7 हो गया, तो 7/36 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ रही है। अगला देखते हैं, असर्शन और रीजन। चलिए देखिए असर्शन और रीजन क्या कह रहा है। असर्शन में कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस,
अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो देखो ऐसे हो जाएगा, मान के चलो ये, ठीक है ना, तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो उसके जो पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x को जितनी जगह काटेगा उतनी जगह उतने ही जीरोज उसके निकलते हैं, तो यहाँ पर जीरोज कितने निकल गए, 2 जीरोज, ठीक है। तो पहली बात तो ये ट्रू कह रहा है, ये सही है आपके लिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी ग्राफ काटता है वहाँ पर उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आते हैं, तो ये भी वैल्यू सही कह रहा है। और दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ना, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, देखो ए, इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ए जो है वो क्या कहता है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बस समझ रहे, तो इसमें भी ऐसी था कि दोनों सही थे और नीचे वाली जो है वो ऊपर वाली की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी थी, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सॉरी 20 देखते हैं। 20 कह रहा है कि असर्शन ये कह रहा है कि टी ए एंड टी बी आर 2 टेंजेंट, तो टी ए और टी बी 2 टेंजेंट हैं, दोनों आपस में बराबर होंगी, सिंपल बात है। और टेंजेंट में होता क्या है कि टेंजेंट जहाँ पर भी टच करती है रेडियस को वहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर टेंजेंट ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, एज्यूम कर लेते हैं दोनों 90 होगी, ठीक है। और टी बी ए दे रखा है 75 डिग्री, तो टी का है टी बी ए, ये 75 दे रखा है, और ए बी ओ 25, ए बी ओ 25, तो ये 25 दे रखा है। तो देखो पहली बात तो ये गलत हो गया, क्योंकि 75 और 25 जोड़कर 100 हो गया, और 100 कभी भी इस पूरे का एंगल नहीं आ सकता, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों मिलाकर 100 तो हो ही नहीं सकते। तो पहली बात तो ये जो असर्शन है ये फॉल्स है, ये गलत दे दिया आपको, ठीक है ना, असर्शन की वैल्यू गलत है। अब आगे कह रहा है रीजन में, द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, रेडियस पर, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो ये तो ट्रू है। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीज़न जो है आपका ट्रू चल रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, देखो इसमें ऑप्शन होगा आपका कि असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात समझ रही है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको सारे एमसीक्यू करा दिए जो कि सेक्शन ए से रिलेटेड थे। अगली जो वीडियो है उसमें हमने आपको सेक्शन बी करवा रखा है, तो आप उसे भी देखिए और इसको समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी करना।